मैं क्या करा साहब आपके पास आऊं। मैं उसकी एक मतलब जुडिशियल भाषा तो करेंगे ही करेंगे कि अदालत और कानून क्या कहता है। लेकिन चूंकि इन्होंने एक बात तो मीनू जी ने उठा दी और उसको मुझे लगता है वो बात उठी है, और अगर उस बात पे एक हम लोग ने एक लाइन नहीं बोला तो शायद वो ठीक नहीं रहेगा। अंकिता भंडारी नाम की एक लड़की थी जिसका जी। अब स्टेटमेंट आ गए हैं, और स्टेटमेंट आ गए हैं कि बीजेपी के कौन कौन नेताजी के साथ जबरदस्ती करने के लिए, उनकी यौन पिपासा शांत करने के लिए उसको फोर्स किया गया था, और उसने उसके उसकी जान चली गई। कुछ नहीं हो रहा है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे तो कभी कभी लगता है हम लोग कौन लोग हैं, इसमें गुस्सा भी नहीं आ रहा है, देश नहीं उबल रहा है। उस लड़की की क्या थी भाई, हर आज करके हमारे आप किसी के घर में भी लड़कियों को आज की तारीख में जितनी महंगाई है, जितना मुश्किल है, नौकरी करनी पड़ रही है। कोई नौकरी इच्छा से नहीं करते हैं। कौन किस घर की लड़की नहीं नौकरी कर रही है? हमारे आपके घर की लड़कियां नौकरी कर रही हैं, और वो टफ है नौकरी में बाहर। मैं आज ही उस कानून को देख रहा था जिसमें आया है कि नहीं नहीं अब औरतों के लिए बहुत सुरक्षा हो गई है, और फलाना हो गया, धमाका हो गया। औरतों के लिए रात में आप नाइट शिफ्ट को अलाउ कर रहे हैं, दिन में तो सेफ है नहीं लड़कियां, आप रात में उसमें बता रहे हैं कि कितनी आप सेफ्टी कर देंगे। खैर, और जहां आपके कितने लोग पकड़े जाते हैं और आपके कितने मंत्री और ये लोग इस उसके हैं। मैं एक चीज आपसे और पूछ रहा हूं राय साहब, कि इसका कानूनी पक्ष क्या है? क्योंकि आप किसी को भी चढ़ान दें, आप किसी को कर दें। मुझे ठीक से याद है कि एक समय ऐसा था जब सरदार जी लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा चुटकुले बनते थे, और उसको सुनाने वाले सरदार सबसे ज्यादा होते थे, ये भी मैं बता दूं। लेकिन आज चूंकि बीजेपी ने इतना एटमॉस्फेयर को विषाक्त कर दिया है कि अब आप सरदार जी के किस्से नहीं सुनते हैं। अब आप इस तरह की चीजें नहीं शेयर करते हैं। तो ये जो जो एक नई चीज चली है, और मैं इसको लार्जर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, कि चर्च के बाहर खड़े होकर आप बड़े दिन के दिन अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो इसका कोई कानूनी पक्ष, इसका कुछ ये भी है जो कहीं रोक पाए? और उनको खुली छूट मिली हुई है, पुलिस कुछ नहीं करेगी, कहीं कुछ नहीं करेगा। ढोल मजीरा, हजरतगंज में इतना अच्छा उस दिन कार्निवल होता था 24, वो सब सत्यानाश किया, सबकी ऐसी की तैसी इन्होंने जिसको कहते हैं ना वाट लगा दी। मैं इस पे भी जरा, और बाकी जो ये इस एक ये कहने को एंजल चकमा तो एक वो बन गया, प्रतीक बन गया, पर ये सुबह से शाम तक ये लोग भोग रहे हैं। एक एक पिक्चर अच्छी आई थी, शाहरुख खान की पिक्चर थी चक दे इंडिया, उसमें ये दिखाया गया है, लेकिन अब वो बहुत ह्यूमिलेटिंग हो गया है। अब वो इन गुड स्पिरिट, इन गुड ह्यूमर नहीं है, इट इज ह्यूमिलेटिंग नाउ। क्या करें? सर, अंजिल चकमा सिर्फ इसलिए नहीं मारा गया कि उसका चेहरा, उसका रंग, उसका गठन जो है वो हमारे चेहरे से नहीं मिलता था। वो इसलिए भी मारा गया कि उत्तराखंड में संघ और भाजपा जिस तरह से पिछले 11 साल से, 15 साल से, 20 साल से सांप्रदायिकता का सुनियोजित प्रयोगशाला बना रही है, उसमें अंकिता भंडारी का चेहरा तो नहीं था अंजल चकमा जैसा। वो तो हमारे उत्तराखंड की बेटी थी और उसकी सुंदरता वो पर्वत कन्याओं की तरह से थी। वो जो हल्द्वानी में जिन मुसलमानों का घर पर बुलडोजर के लिए पूरा आरएसएस का जुलूस निकल रहा था, और देहरादून में ही जिन मुसलमानों की दुकानें बंद कराई जा रही थी, उनके चेहरे भी नॉर्थ ईस्ट के बच्चों की तरह से नहीं था। लेकिन वो इसलिए था कि ये नफरत की प्रयोगशाला उन्होंने उत्तराखंड बनाया, और इसीलिए वहां पर सबसे पहले लागू किया गया कॉमन सिविल कोड, और वहां पे सारे कानूनों पर इस तरह के तमाम। और जहां तक आप कह रहे हैं कि इसमें कानून क्या, कानून का तो ये हाल है इसमें कि अगर हत्या न हो एंजिल चकमा की, तो एंजिल चकमा अपने सारा जीवन लड़के भी किसी को सजा नहीं दिला सकता। सेक्शन 153 ए और सेक्शन 295 जो आईपीसी का कानून था, नया कानून का सेक्शन बदल गया है, वही है हेट स्पीच। और हेट क्राइम के लिए हिंदुस्तान में कोई भी डिफाइंड कानून नहीं है। आप सोच लीजिए कि एनसीआरबी जो डाटा डिक्लेयर करती है, उसमें हेट स्पीच और हेट क्राइम का कोई कॉलम नहीं होता। टॉर्चर का कोई आज तक कानून नहीं बना। इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस में ये प्रस्ताव पारित हुआ, भारत उसमें सिग्नेटरी था, तब भी टॉर्चर को लेकर, उत्पीड़न को लेकर कोई कानून नहीं बना है। तो आप जब तक कि इसके लिए स्पेशल कानून न बनाए, मैं बता रहा हूं आपको, मैं ये सवाल भी आपके समक्ष उठाना चाहता हूं कि आप तुरंत सरकार को
एक लॉ कमीशन बनाना चाहिए। देखिए 2013 में निर्भया कांड हुआ था और निर्भया कांड का व्यापक प्रतिरोध, वो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यहां तक इजाजत दे दिया कि आप पूरा का पूरा दिल्ली घेर के बैठे रहिए। जेएनयू की लड़कियां राष्ट्रपति भवन तक में घुस गई थी, कोई किसी पे रबर का गैस और पानी का फव्वारा और गोली नहीं चली। और उसके बाद सरकार ने जस्टिस जेएस वर्मा, वन ऑफ द फाइनेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके अगुवाई में एक कमेटी बनाई, कमीशन, लॉ कमीशन, और वो बहुत हाई पावर के भी थे, बहुत योग्य लोग थे, और लोगों का नाम लेने की जरूरत नहीं। और उन्होंने सीआरपीसी में, जिसको कहा जाता है 2013वां संशोधन, उसके चलते रेप का पूरा कानून ही बदल दिया। दो वो जो 376 है उसमें ABCD इसके पहले नहीं था, और उसको क्लासिफाई किया। पॉक्सो पहली बार कानून के रूप में आया, 354 में भी 354A आया 2013 में। पॉक्सो जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज था वो सब एक ही में डाला गया था, तो एक अलग कानून बनाया जिसमें स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दिया गया। उसके अलावा पहली बार एक होता वो जो हमारे एसिड अटैक्स भारी संख्या में हुए हिंदी क्षेत्रों में, लड़कियों के चेहरे जलाए गए, लड़कियों का जीवन नष्ट किया गया, उस पे कोई कानून नहीं था। अब एनसीआरपी खोजते रहिए कितने लड़कियों पर तेजाब से हमला हुआ, एक कहते कोई किसी पर नहीं हमला हुआ। उसके लिए जेएस वर्मा कमेटी ने बाकायदे एक सेक्शन ऐड किया 326A, और उसके लिए अलग सजा किया। तो परिस्थिति उसी तरह की है। अगर 2012 में 2014 में जब दिल्ली में नीरो तमियम को मारा गया था, अरुणाचल प्रदेश के लड़के को, अगर उस समय ही अगर ये कमीशन बन गया होता तो एंजल चकमा शायद बच जाता। अगर इनको पता हो कि हमें फांसी हो जाएगी, इनको पता हो कि हम कुछ भी करेंगे हमको 7 साल 10 साल जेल में सड़ना पड़ेगा, आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, लेखक को, पत्रकार को, आप उमर खालिद शर्जील इमाम को 7-7 साल जेल में रखे हैं यूएपीए में, और इसमें 153A में क्या सजा आप दिला पाएंगे? तो ये जरूरत है। देखिए शिक्षा के सवाल पे जब मोहिनी जैन का केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो सबसे पहले ये कहा गया साहब ये फंडामेंटल राइट इसको बनाइए। आर्टिकल 21A बढ़ाया गया, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट लाया गया, 76वां संवैधानिक संशोधन आया और कहा कि ये फंडामेंटल राइट होगा। डायरेक्टेड प्रिंसिपल 70 साल 60 साल 50 साल आजादी के हो गए और गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकते, ये नहीं चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था, जस्टिस AS आनंद साहब का मेरे ख्याल से फैसला था। तो ये आज जरूरी है, आपके मन से मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि इस पे हेट क्राइम और हेट स्पीच पे बाकायदे अलग से कानून नहीं बनेगा तो जिस तरह से भाजपा और आरएसएस के लोग, आप बताइए कि एक यादव कथा कह रहा था, उसकी चोटी काट दिए इटावा या एटा में, और उसको मारते पीटते ले गए। वो किस बात के लिए? यादव कथा ही नहीं कर सकता, संस्कृत नहीं पढ़ सकता। एक मुसलमान बीएचयू में टीचर हो गया संस्कृत का, उसके कक्षा का बहिष्कार कर दिया, उसको नौकरी वहां से छोड़नी पड़ी, दूसरे विभाग में उसको जाके पढ़ाना पड़ा। ये आप, और ये केवल सिर्फ फीचर और उस फिगर पे बात करके ये बात मामला नहीं, ये दिमागी जहर है। आप सोचिए इंडिया में अभी आपने कहा कि भारत की महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप जीतने की कहानी सुन लीजिए, कैसे ये नफरती गैंग सक्रिय होता। सेमीफाइनल में इंडिया में एक लड़की जेमाइमा रॉड्रिक्स है, उसने अपने दम पर सेंचुरी मार के भारत को जिताया। और आपने अगर गौर किया होगा, सेंचुरी मारने के बाद लोग बैट उठा देते हैं, वो बैट नहीं उठाई, उसने कहा जब तक हिंदुस्तान को जिता नहीं लूंगा मैं बैट नहीं उठाऊंगी। ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस क्रिकेट में आप कभी नहीं देखे होंगे कि सेंचुरी मारने वाला बैट नहीं उठाता, बैट इस तरह से लहराता नहीं, या दौड़ के अपने सारथी खिलाड़ियों की गलबाही नहीं करता। जेमाइमा ने मना कर दिया, कहा मैं बैट तब उठाऊंगा जब हिंदुस्तान जीतेगी। जीतने के बाद वो लगभग में तो चल नहीं पा रही थी, इतनी थकी हुई थी। और जब उसने एड्रेस किया उसने पेरेंट्स को धन्यवाद दिया, उसने अपने कोच को धन्यवाद दिया, उसने
दर्शकों को, देश की जनता को धन्यवाद दिया। अगले दिन से पूरी गाली गलौज शुरू हुआ। साहब हु इज जीसस, ये जीसस कौन है, ये जीसस कैसे इसको मैच जिताएगा, इस बार जीसस और इतनी गालियां इसको दी गई। इसके बारे में, इसके बाप के बारे में खाना क्लब में इसके बाप के तमाम कहानी गड़गड़ के किया गया, और अगले फाइनल में थोड़ा कम रन बनाई तो फिर ट्रोलर हुआ कि जीसस अब क्यों नहीं तुम्हारे साथ है। तो इनकी तो स्थिति और क्यों ना हो, जब देश का प्रधानमंत्री एक महिला को जर्सी गाय कहता है, जब देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम समुदाय को इंगित करके कहता है कि हम तो कपड़े से पहचाने जाते हैं ये लोग, तो नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दीजिए, नॉर्थ ईस्ट के लोग, और नॉर्थ ईस्ट से बड़ा मसला यह है कि उसका बाप जो है इस ठंड में, जब नए साल में हम लोग कमरे से निकल नहीं रहे, 12 बजे के पहले इलाहाबाद में कोई नहाने को तैयार नहीं है, इतनी ठंड है, उसका बाप तो सीमा पर खड़ा होकर देश की सुरक्षा कर रहा है, वो बीएसएफ का जवान है, उसके लड़के के साथ आप यह बर्ताव कर रहे हैं। मणिपुर में जो कारगिल का बहादुर सिपाही की बीबी को आपने नंगा घुमवा दिया, आप रोक नहीं पाए, सजा नहीं कर पाए। तो ये पूरा का पूरा जाति और सांप्रदायिक आधार पे ये जो कर रहे हैं, इसमें ये पूरा समझिए कि उत्तराखंड इनकी प्रयोग भूमि है। इसमें उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया, पिछड़ों को टारगेट किया। आप और ये इतने ढीठ हैं, आप बताइए कि इंदौर में दसियों लोग मर गए जहरीली पानी पी के। अब और कौन, विजय वर्गीय जो नेता है उनका, वो पत्रकार को डांट रहा, कहता सवाल तमीज से पूछो, और पता नहीं क्या क्या आज बहुत चर्चा में थी, मैंने सुना है। तो ये ढीठ और बदतमीज है कि ये सामान्य कानून से नहीं, क्योंकि आप देखिए देहरादून के एसएसपी कैसे बचाव कर रहा, कह रहा साहब एफआईआर में तो लिखा ही नहीं है कि यह हेट स्पीच है, और एफआईआर 2 दिन बाद है। किस आईपीसी किस धारा में यह कहा गया है कि एफआईआर तभी होगा जब पीड़ित पक्ष जाएगा। एफआईआर तो कोई 154 में तो कोई भी व्यक्ति एफआईआर करा सकता है, और थाने की जिम्मेदारी है। बीच बाजार में कोई घटना हुई, अगर वो 2 दिन बाद गया, 3 दिन का इमैटेरियल है। तब से सारे चैनलों पर एसएसपी साहब देहरादून का और एसएचओ का बयान चल रहा है कि साहब यह हेट स्पीच का मामला नहीं है, नस्ली इसमें कोई भेदभाव नहीं है, मारने वालों में भी कुछ आदिवासी थे। ऐसे ऐसे झूठ का प्रचार वहां का सरकार कर रही है। तो ये बहुत गंभीर मसला है। मैं डिमांड करूंगा कि लॉ कमीशन इसको गठित किया जाए, और कम से कम सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मुकदमे जाने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा दिशा निर्देश दे कि हेट, क्योंकि आप जानते हैं 75% क्राइम बढ़ा है हेट स्पीच का। भाजपा के रिजीम में 75% क्राइम बढ़ा है, और 2014 से 2025 के बीच में 5048 केसेस हुए हैं रेशियल वायलेंस और रेशियल स्पीच और हेट स्पीच के। 5000। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ये संघ और भाजपा ने किस तरह से जहर बोया है कि 75% हेट स्पीच में बढ़ोतरी, और सब भाजपा रूल्ड स्टेट में 60-70% से ज्यादा, 80% से ज्यादा घटनाएं भाजपा रूल्ड स्टेट में हो रहा है। समझिए कि, और ये जो है आप सोचिए कि 2014 में जो घटनाएं हुई वो उसमें बढ़ोतरी कैसे हुई हेट वायलेंस का। 2022 में 1523 केस था, और वो कई जाकर बढ़ा है 5048 केस 2025 तक। तो जिस अनुपात में हिंसा बढ़ रही है, कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पे, कभी चेहरे के फीचर के नाम पे। अंकिता भंडारी की क्या गलती थी, उसकी शकल सूरत में कौन सी ऐसी कमी थी? वो आपकी बेटी थी, वो पर्वत कन्या थी, वो हिमालय पुत्री थी। उसको भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव को सौंपने के लिए उसको गला दबा के पानी में डुबो के आपने मार दिया, कि वो तैयार नहीं हुई कि वो किसी भाजपा के बड़े पदाधिकारी जो दिल्ली से पधारे हुए हैं देवभूमि में, उनके रात के विलासिता का वो साधन बन जाए। क्या एक सभ्य समाज आज पूरा उत्तराखंड एक ऐसे व्यक्ति के साथ पूरा खड़ा हो गया है अंकिता भंडारी पर, जो किसी पार्टी का सदस्य नहीं है?
ये चंदर सिंह गढ़वाली का उत्तराखंड है। जी ये किसी भी सीमा पर लड़ाई लड़े गए हैं।